हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंपली इजी। माय नेम इज़ प्रिया और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसका हम लोग करने वाले हैं एमसीक्यूज। एंड कितने एमसीक्यूज करने वाले हैं? हम लोग करने वाले हैं 60 एमसीक्यूज। और आज है अपना डे 10, यानी कि अपना जो 30 डे चैलेंज हम लोग लिए थे उसका आज 10th डे है। ठीक है, और आज हम लोग इस चैप्टर के अब देखो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया था मैंने कि और ज़्यादा एमसीक्यूज में लाऊं, बट थोड़ा नहीं हो पाया। सो ओके, आई ट्राई नेक्स्ट टाइम। तो अभी चलते हम लोग इन्हीं 60 एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। ओके, एक काम करना, अगर हो सके तो एक पेन और नोटबुक ले लेना एंड यू कैन नोट डाउन द क्वेश्चंस एज वेल। और नहीं तो एक काम करना, वीडियो को बीच में पॉज कर लेना एंड उसके जो भी अपना आंसर है वो बताना। उसके बाद मैं जो आंसर बताऊंगी उसके साथ आप मैच कर लेना कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो चलो अभी हम लोग शुरू करते हैं। ओके, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशंस इज कॉल्ड एज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, ऑप्शन ए फ्रेंच रेवोल्यूशन, ऑप्शन बी रशियन रेवोल्यूशन, ऑप्शन सी ग्लोरियस रेवोल्यूशन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फ्रेंच रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Frederick Soreau, a French artist, visualized world as dash republics. And the correct answer is option number C, डेमोक्रेटिक एंड सोशल। मैं इस वीडियो को जितना हो सके उतना शॉर्ट करने की कोशिश करूंगी, तो इसीलिए मैं सारे ऑप्शंस नहीं दोहराऊंगी। आप ये ऑप्शंस पढ़ लेना, वीडियो को पॉज कर लेना एंड उसके बाद आप ऑप्शंस पढ़ लो। ठीक है, एंड आपके जो भी स्कोर होते हैं, मतलब 60 में से आपके जितने भी आंसर्स मतलब सही होते हैं वो स्कोर कमेंट में लिख लेना। मान लो कि आपके 55 आंसर सही हुए हैं, सो आप कमेंट में लिखना 55 आउट ऑफ 60। अगर मान लो 40 सही हुआ है तो आप लिखना कि आपका स्कोर है 40 आउट ऑफ 60। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Frederick Soreau prepared a series of dash prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republics. यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि कितने सारे सीरीज बनाए गए थे, ठीक है ना, एंड कितने सारे प्रिंट्स थे? 4 प्रिंट्स थे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन ये आता है कि इन विच ईयर, साल पूछा गया है, इन विच ईयर डिड फ्रेडरिक सोरेउ विजुअलाइज्ड, ये विजुअलाइज नहीं होगा, विजुअलाइज होगा, विजुअलाइज वर्ल्ड एज डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1848। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज शो। तो फ्रेडरिक सोरेउ का जो फर्स्ट प्रिंट जो आपके बुक में एक्चुअली बेसिकली दिया गया है, वो प्रिंट क्या दर्शाता है यहाँ पे। सो आपको अब ये वीडियो पॉज कर लो क्योंकि बहुत जो ऑप्शंस है थोड़े लंबे हैं। एंड चलो मैं इसका आंसर बता देती हूँ। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, द पीपल्स ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। ठीक है, men and women of all ages and social classes marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. ठीक है, यहाँ पे देखो अफ्रीका बोला गया है, सो अफ्रीका इज नॉट द करेक्ट आंसर। एंड यहाँ पे देखो बोला गया कि ओनली मेन ऑफ ऑल एजेस, नहीं यहाँ पे नहीं था, मेन एंड वुमेन सारे लोग थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, द टर्म ला पाट्री मीन्स डैश एंड ले साइटन मीन्स डैश। एंड इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द फादरलैंड एंड द सिटीजन। ला पाट्री का मतलब क्या है? द फादरलैंड। एंड ले साइटन का मतलब क्या है? द सिटीजन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या है? ओके, द आइडियाज ऑफ ला पाट्री एंड ले साइटन एम्फेसिस द नोशन ऑफ डैश। नोशन का मतलब है आइडिया। ठीक है, सो ला पाट्री एंड ले साइटोइन का मतलब क्या थी? जो आइडियाज, जो आइडियोलॉजीज जो वहाँ पे शुरू हुई थी, तो ये क्या बता रही थी, ये क्या बताने की कोशिश कर रही थी? एंड the correct answer is option number B, a united community enjoying equal rights under a constitution. वो लोग, अब इसका मतलब क्या था? the fatherland, the citizen, इसका मतलब क्या था कि जो भी सिटीजन है, जो भी कम्युनिटी है, ठीक है, उन सारे कम्युनिटी को इक्वल राइट्स दी गई है एंड वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में है। ठीक है, यानी कि संविधान था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज चोजन टू रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड। तो पहले जो मोनार्क्स जब रहते थे वहाँ का कुछ जो रॉयल स्टैंडर्ड था उसको हटाने के लिए क्या किया गया? यस, एक नया फ्रेंच फ्लैग जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया जो कि ट्राई कलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which country became full-fledged territorial state in Europe in the year 1789? And yes, of course, option number B is correct, France. Next question. Which one language among the following written and spoken in Paris and further accepted as common language of that nation? And the correct answer is French. है ना, पेरिस में क्या हुआ था कि लोग ना फ्रेंच में ही बात कर रहे थे एंड रिटन लैंग्वेज भी फ्रेंच ही था एंड इसीलिए जो रीजनल डायलेक्ट्स थे उनको डिस्करेज कर दिया गया था. Okay, so our next question is the first idea of nationalism came with the dash revolution in dash. तो ये जो nationalism का जो आइडिया है ये किस रेवोल्यूशन के साथ आया था एंड कब आया था? यस, ऑप्शन नंबर डी, फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ आया था एंड इन 1789 में. नेक्स्ट, व्हाट वाज द पॉलिटिकल सिचुएशन इन फ्रांस एट दैट टाइम? तो उस समय जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा था उस समय वहाँ का पॉलिटिकल सिचुएशन क्या था? Absolute monarchy. Next, what new ideas did the French Revolution introduce? तो French Revolution जब आया था तब कौन कौन से ideas जो है वो introduce हुआ था, ये थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया एंड इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ला पाट्री एंड ले साइटविन. Next, the Civil Code of 1804 in France is also known as dash. Yes, option number B, Napoleonic Code. Choose the correct definition of the term plebiscite. प्लेबिसिट का मतलब क्या है? इसके ऑप्शंस भी थोड़े बड़े हैं, आप इस वीडियो को पॉज कर लो एंड देन इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ. चलो अब मैं इसका आंसर बताती हूँ. इसका आंसर है अ डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द सिटीजन्स ऑफ अ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल. मतलब एक रीजन के जितने भी सिटीजन्स है वो सारे सिटीजन्स को हक दिया जाता है कि तुम वोट करो, ये जो प्रपोजल हम दे रहे हैं अब तुम वोटिंग के जरिए हमें ये बताओ कि क्या तुम इसको एक्सेप्ट करना चाहते हो. अगर मेजॉरिटी एक्सेप्ट करती है तो वो जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट होगा, अगर नहीं तो वो रिजेक्ट होगा. Next, with the outbreak of the Revolutionary Wars, the French armies began to carry the idea of dash abroad. अब जैसे जैसे Revolutionary Wars जो है वो शुरू हुआ तो French armies कौन से ideas को बाहर लेके वो carry कर रहे थे basically. And the correct answer is option number C, nationalism. Next, what changes did Napoleon bring about in the towns? तो towns में Napoleon ने क्या क्या changes लाए? Option A, guild restrictions were removed. Option B, transport and communication systems were improved. Option C, peasants, artisans, workers and new businessmen enjoyed a newfound freedom. Option D, all of the above. And the correct answer is option D, all of the above. Next, what is liberalism? Liberalism का मतलब क्या है? Option number A, फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ. हर एक इंसान के लिए फ्रीडम चाहिए था एंड लॉ के सामने सब बराबर होने थे. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, विच टेरिटरीज वर इंक्लूडेड अंडर द हैब्सबर्ग एम्पायर? हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर में कौन कौन सी टेरिटरीज थी पहले स्टार्टिंग में? यस, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऑस्ट्रिया हंगेरी था, टायरल, ऑस्ट्रिया, सडेटनलैंड, बोहेमिया, लुम्बार्डी एंड वेनेशिया. नेक्स्ट, व्हाट डज द वर्ड सफरेज मीन? सफरेज का मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर सी, द राइट टू वोट. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास इज ट्रू? बेसिकली ये एरिस्टोक्रेसी ही करते हैं, हम लोग न्यू मिडिल क्लास को हटा देते हैं यहाँ पे. ठीक है, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. यस, एंड इनमें से कौन सा जो है वो सही है? ठीक है, एंड ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. क्योंकि देखो यहाँ पे पहले बोला गया है दे डिडंट ओन स्टेट्स बट दे डिड ओन स्टेट्स, राइट? तो डिडंट है तो ये तो गलत है. फिर यहाँ पे बोला गया दैट देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाय साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स. नहीं भाई, कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, मैरिजेस. एंड ये बोला गया कि दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी फॉर्म्ड मेजॉरिटी, बिल्कुल नहीं, माइनॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन होता. एंड ये सही है, बिल्कुल सही है, दैट दे यूज टू स्पीक फ्रेंच फॉर पर्पसेस ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी. Next, who among the following formed the secret society called Young Italy? Young Italy, ये जो secret society था ये किसने form किया था? And the correct answer is option number B, Giuseppe Mazzini. Okay, so our next question is
23. A merchant traveling in 1833 from Hamburg to Nuremberg to sell his goods would have had to pass through dash. तो उसको कितने custom barriers से होके गुजरना पड़ा था? And the correct answer is option number A, 11 custom barriers. Next, what is Zollverein? Zollverein क्या है? Option number A, custom union. Next, what did the custom union or Zollverein do? तो ये जो Zollverein है, ये जो custom union है, इसका काम क्या है? And is the correct answer is option B, that it abolished tariff barriers. जो टैक्स वगैरह लगते थे ना गुड्स पे, वो कुछ हद तक मतलब उसको कम बंद कर दिया गया. एंड और जो भी वगैरह छोटे छोटे जो टैक्सेस वगैरह जो भी लगते थे उसको बहुत ही कम कर दिया गया था. मतलब जो 30 था वो 30 से 2 में उसको कम कर दिया गया था. नेक्स्ट, व्हाट वाज कंजर्वेटिज्म? कंजर्वेटिज्म क्या था? And option number C is correct. The political philosophy that stressed the importance of tradition. Next, when did Napoleon invade Italy? कब नेपोलियन ने इटली पे वो धावा बोला था? And option number B is correct. 1797. Next, when did Greek struggle for independence begin? Yes, option number D is correct. 1821. अच्छा, आई होप आप लोग वीडियो पॉज कर करके देख रहे हो, क्योंकि मैं तो सारी चीज़ें जल्दी जल्दी बोली हूँ ताकि वीडियो जो है वो कम समय में बने. एंड बस चलो इतना ही और कुछ नहीं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दैट व्हेन वाज कस्टम्स यूनियन और ज़ोल्वेरेन फॉर्म्ड? तो ज़ोल्वेरेन या जो कस्टम्स यूनियन है ये कब फॉर्म किया गया? एंड यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज नेपोलियन डिफीटेड? Yes, option number A, 1815. When did the Treaty of Vienna take place? कब ये Treaty of Vienna साइन किया गया था? Yes, जिस साल नेपोलियन को हराया गया उसी साल में ही ये किया गया था. Okay, who was Giuseppe Mazzini? Giuseppe Mazzini कौन थे? Yes, option number B, Italian revolutionary. Okay, question number 34. The liberals of the 19th century stressed the inviolability of which of the following? And the correct answer is प्राइवेट प्रॉपर्टी. क्योंकि पहले क्या होता था कि लोगों की जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज वगैरह होती थी ना उसको भी हड़प लिया जाता था, मतलब छीन लिया जाता था. तो जो लिबरल्स थे 19th सेंचुरी में उन्होंने इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया कि देखो जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है उसको उनके पास ही रहने देना है, ठीक है, उस पर मतलब किसी दूसरे का हक नहीं बनता कि तुम आओ और इसको लेके चले जाओ. नेक्स्ट, in revolutionary France, which marked the first political experiment in the liberal democracy, the right to vote and to get elected was granted to which of the following? मतलब किसको ये वोट देने का एंड इलेक्शन में खड़े होने का अधिकार किसको दिया जाता था? यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. प्रॉपर्टी ओनिंग मैन, यानी कि जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी होती थी उन्हीं को ही ये हक दिया जाता था. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु among the following formed the secret society called Young Europe? Young Europe भी किसने फॉर्म किया था? Yes, option number B is correct. Giuseppe Mazzini. Next, as a young man of 24, Mazzini was sent to exile in 1831 for what? For attempting a revolution in Liguria. Okay, when Prussia took on the leadership of the movement for national unification, who was the chief architect of the movement? And मतलब जब प्रूशिया ने ये लीडरशिप ले लिया था कि भाई नहीं अभी हमें जर्मनी को यूनिफाई करना है, तो उसके चीफ आर्किटेक्ट कौन थे? यस, ऑप्शन नंबर ए, ऑटो वन बिस्मार्क. काइजर विलियम वन, तो काइजर विलियम वन तो वो प्रूशिया के किंग थे. नेक्स्ट, हु बिकेम द एम्परर ऑफ जर्मनी इन 1871? Yes, option number D is correct. Kaiser William I of Prussia. Next, how many wars were fought for the unification of Germany? Yes, 3 wars were fought. Option number B is correct. 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी 7 सालों में. Next, select the correct combination of countries that fought 3 wars with Prussia. Option number B is correct. ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस. आप इसको डाफ के तरीके से भी याद कर लेना, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया एंड फ्रांस, या तो आप फाड, ठीक है, फ्रांस, ऑस्ट्रिया या डेनमार्क, ठीक है, इस दोनों तरीके से आप इसको याद कर सकते हो. नेक्स्ट, हु वाज ऑटो वन बिस्मार्क? ऑटो वन बिस्मार्क कौन थे? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा.
एंड यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रूशिया। अगर आप ये बोलते हो कि आर्किटेक्ट ऑफ इटलीज ये नेशनल यूनिफिकेशन मूवमेंट, बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो तो जर्मन के नेशनल यूनिफिकेशन मूवमेंट के आर्किटेक्ट थे, है ना, तो इसलिए ए एंड बी ये भी गलत है। बट अगर मैं यहाँ पे ये बोलती दैट आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन नेशनल यूनिफिकेशन, तब बोथ ए एंड बी होते, यानी कि ऑप्शन डी सही होता। नेक्स्ट, in dash the Prussian king William I was proclaimed German emperor in the ceremony held at Versailles। तो बेसिकली कौन से साल में वो राजा बने थे? यस, जनवरी 1871, नॉट जून 1871। ठीक है, एकदम करेक्ट ठंड में। ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th century इटली वॉज डिवाइडेड इंटू डैश स्टेट्स। कितने स्टेट्स में डिवाइडेड था भाई? 7 स्टेट्स में, 7 states। Now, out of the 7 states, which of the following was ruled by Italian princely house? Italian princely house कहाँ पे रूल करता था? ऑप्शन नंबर सी, सर्दिनिया पीडमोंट पे। नेक्स्ट, who ruled the north of Italy? तो नॉर्थ ऑफ इटली पे कौन रूल करता था? ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग्स। ओके, तब ये बताओ, who ruled the center of Italy during the middle of the 19th century? Yes, Pope. Next, who ruled the South Italy during the middle of the 19th century? Yes, option number B, Bourbon kings of Spain। ये वो स्पेनिश रूलर्स थे। Now, the chief minister who led the movement to unify the regions of Italy was dash Cavour। ठीक है, Victor Emmanuel II, he was the king of Sardinia Piedmont। ठीक है, वो जो इटली जो थे था। Now, who became the king of unified Italy in 1861? Yes, Victor Emmanuel II। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे यहाँ इस जगह पे काइजर विलियम वन बता देते हैं। विलियम वन जर्मनी के एम्परर बने थे, ठीक है, एंड इटली का कौन एम्परर बना था? विक्टर इमैनुअल II। नेक्स्ट, which among the following union act led the formation of United Kingdom of Britain? Yes, option number C, Act of Union 1707। Which of the following statement is true? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। यानी कि देखो, ब्रिटेन जो फॉर्म हुआ था ना, जो नेशन स्टेट जो फॉर्म हुआ था, इट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ ए सडन अपीवल। कोई एक सडन चेंज आ गया या रेवोल्यूशन की वजह से ये फॉर्म नहीं हुआ था। तो किस तरीके से फॉर्म हुआ था? ये एक लंबा प्रोसेस था, लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। नेक्स्ट, pick up the symbols of New Britain that promoted nationalism। Option number D, all of the above। British flag जो Union Jack था, national anthem and English language। Next, अब हम करने वाले हैं assertion and reasoning के questions। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन ये बोला गया है दैट असर्शन हम लोग पहले पढ़ते हैं, उसके बाद रीजन पढ़ेंगे एंड देन हम लोग देखेंगे किस तरीके, मतलब कौन सा आंसर क्या होने वाला है। तो पहले मैं एक बात बता दूं कि कुछ बच्चे असर्शन एंड रीजनिंग को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट मानते हैं, तो पहले मैं आपको बताती हूँ इसको किस तरीके से सॉल्व करना पड़ता है। पहले आप असर्शन देखना, अगर आपको असर्शन बिल्कुल अगर सही लगता है, ठीक है, एकदम बिल्कुल सही है, या अगर मान लो कि पहले ही इसको गलत लगता है, असर्शन ही गलत है, तो अब सीधा एकदम डी पे हम लोग क्लिक करेंगे और कुछ नहीं देखना है हमको। क्यों? क्योंकि डी में क्या बोला है कि बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। ठीक है, आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा कि दैट ए इज ट्रू, आर इज मतलब ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, क्योंकि देखो हमें तो असर्शन वही दिया गया है ना। अगर असर्शन ही गलत होगा तो रीजन कैसे हम लोग सही करेंगे? बट हाँ, ऑब्वियसली कहीं कहीं पे किसी किसी जगह पे एक्सेप्शंस तो होते ही हैं। तो पहले ये हम लोग देख लेंगे कि ये क्या है, ये गलत है या सही है, ये देखेंगे। तो इसका मैं आपको आंसर बताती हूँ कि जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, डचेस, कैंटन्स हुज रूलर्स हैड देयर ऑटोनोमस टेरिटरीज। क्या ये सही है? मुझे लगता है ये सही है, बिल्कुल सही है। तो ये वाला ऑप्शन जो है हम लोग अभी कट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बोला है दैट बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। बट हमें ये वाला ऑप्शन पढ़ के, मतलब असर्शन पढ़ के ही समझ में आ गया कि नहीं, ये वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, है ना। एंड हमें रीजन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी डी को कट करने से पहले। नेक्स्ट, रीजन क्या बोला गया है? They were closely bound to each other in spite of their autonomous rule। अब हमें ये देखना है कि जो रीजन है क्या वो सही है। अगर वो सही है तो इन दोनों में से ऑप्शन रहता है, और अगर वो गलत है तो भाई ये अपना ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो कि अगर ये सही होता है तो पहले हम लोग ये वाला ऑप्शन कट ही कर लेंगे, क्योंकि इसमें बोला कि ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। बट हमें अगर ऐसा बोला जाए कि ए भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, ये भी तो हो सकता है ना। बट अब
इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है वो तो हमें ए और बी में पता चलेगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो ये जो असर्शन है ये तो बिल्कुल सही है, बट रीजन इसका बिल्कुल फॉल्स। ये जो सेंटेंस आपको दिया गया है, अब मुझे ये देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत ही है। फैक्ट वाइज अगर हम लोग देखेंगे तो बिल्कुल गलत है, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन क्या बोला है, देखो इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स, ठीक है ना, एंड आउट ऑफ विच ओनली 1 वॉज रूल्ड बाय इटालियन प्रिंसली हाउस। क्या लगता है बच्चा, ये वाला जो है ये सही है, बिल्कुल सही है, तो हम लोग ना ये वाला ऑप्शन पहले कट कर देते हैं। अब बोला गया दैट द नॉर्थ वाज अंडर द डोमिनेशन ऑफ द बर्बन किंग्स। ओ भाई साहब, वो तो भाई ऑस्ट्रियन किंग्स थे ना, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, तो ये तो फॉल्स हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेंगे। तो देखा, मुझे ए और बी तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नेक्स्ट, assertion, culture played an important role in creating the idea of a nation। क्या ये सही है कि कल्चर मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? हाँ भाई, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एंड रीजन बोला गया दैट वीवर्स इन सिलेशिया हैड रिवोल्ट अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर्स हु सप्लाइड रॉ मटेरियल्स एंड गेव देम ऑर्डर्स फॉर फिनिश्ड टेक्सटाइल्स बट ड्रास्टिकली रिड्यूस द पेमेंट्स। भाई ये भी सही है ना, तो अपने ये वाला ऑप्शन एंड ये वाला ऑप्शन दोनों कट कर दिए। बट अब हमें ये देखना है कि ये जो रीजन है क्या ये असर्शन से जुड़ा हुआ है, इसका और इसका कोई रिलेशन है क्या? अगर रिलेशन है भी तो क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? बिल्कुल नहीं। वीवर्स इन सिलेशिया के साथ कल्चर का कोई यहाँ पे लेना देना नहीं था, सो इसीलिए अपना ऑप्शन बी इज करेक्ट, बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों ही सही है, बट आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन 18th May 1840 831 elected representatives revolted in the Frankfurt Parliament। एंड इसका करेक्ट आंसर देखो, ये जो है ना, ये अपना पहले ही हम लोग बोलेंगे कि ये फॉल्स है, ठीक है, ये क्या है, ये फॉल्स है, क्योंकि अगर आप इसका डेट देखोगे तो याद है कितने मतलब कौन से साल में ये हुआ था, वो याद है आपको? तो ये जो अपना ऑप्शन है ये हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, मतलब बोथ ए एंड आर जो है वो दोनों के दोनों ही गलत है। लेकिन अगर मानो कि यहाँ पे मैंने 1840 के बदले में मैंने 1848 लिख दिया, अब तो आप बोलोगे मैम डेट तो अब बिल्कुल सही है, तो हम लोग क्या करेंगे, तब तो बोलेंगे कि भाई नहीं ये तो ट्रू हो गया। बट नहीं, एक चीज़ ध्यान में रखना, वो उन लोगों ने रिवोल्ट नहीं किया था, ठीक है, वो उन लोगों ने बिल्कुल भी रिवोल्ट नहीं किया था, बल्कि वो तो एक प्रोसेशन बना के गए थे एंड वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रहे थे, तो रिवोल्ट उन्होंने नहीं किया था, तो फिर भी इसका ऑप्शन नंबर डी ही होता, ठीक है। चलो नेक्स्ट, assertion, Giuseppe Mazzini walked with the conservatives for the monarchy, ठीक है, एंड रीजन बताया गया दैट इटली हैड टू कंटिन्यू टू बी अ पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम्स। अच्छा एक बात बताओ, ये जिसेपी मजीनी कब से कंजर्वेटिव्स के मतलब साथ काम करने लग गए? ये तो अपना बिल्कुल फॉल्स है। और ये क्या बोला है कि इटली हैड टू कंटिन्यू टू बी अ पैचवर्क? नो, वो कंटिन्यू नहीं करना चाहता था, इसीलिए तो इटली यूनिफाई हुआ है ना, सो दोनों के दोनों फॉल्स है। नेक्स्ट, हु सेड व्हेन फ्रांस sneezes the rest of the Europe catches cold? ये हाँ भाई, ये मेटरनिच, ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रीटी ऑफ डैश recognized Greece as an independent nation? Treaty of Constantinople। Next, the female figure that represents the Republic of France was of dash, मतलब फ्रांस जो था उसका जो एलिगरी हम बोलते हैं ना, तो वो कौन था? And yes, option number C is correct, Median। Next, the female that became the allegory of the German nation was dash, German nation की allegory कौन थी? Germania। So that is it children, we have completed 60 questions। ज़रूर अपना जो भी स्कोर है वो ज़रूर कमेंट में लिखना कि आपको कितना मिला है। अगर कम मिला है so do not worry, प्रैक्टिस हमको और करती रहनी होगी, ठीक है। So yes, that is it for today, bye bye, take care all of you and see you tomorrow।